बच्चों, आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर पूरी फिजिक्स का सबसे सरल चैप्टर है। नहीं मतलब अब तक उस समय तक जो पढ़े हुए थे ना, उस समय तो वो चैप्टर सबसे सरल था, लेकिन अब तक इतने पढ़े उनमें सबसे सरल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, अपना संसार है, उसकी हर चीज़ इसी चैप्टर के ऊपर आधारित है। जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं कि स्टेप में पहले हमने देखा कि मैग्नेटिज्म कैसे हुआ, पार्टिकल कैसे चले, फिर कंडक्टर कैसे चला, उसके बाद हमने देखा कि चुंबकत्व के आने के बाद क्या हुआ। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर केवल हम चुंबक को अगर हम घुमाएं और बाहर और अंदर ले जाएं तो क्या उससे उसके अंदर करंट पैदा हो सकता है। सिद्धांत वही लगेंगे जो हमने लिया है। कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड में चल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहे हैं। ये सारे सिद्धांत लगेंगे जो अब तक पढ़े हमने। इसका पता कैसे चला कि सबसे पहले एक कॉइल रखी हुई थी फैराडे के पास। एक कॉइल थी फैराडे के पास और एक उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था और वो गैल्वेनोमीटर को टेस्ट कर रहा था। उसका एक मैग्नेट भी था। कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई करंट नहीं आ रहा था, गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे थी। अचानक से उसने इस चुंबक को उठा के दूसरी जगह रखना चाहा तो इसके अंदर से निकाला उसने। जैसे मान लो कोई रखी हुई है इस तरह से कॉइल, उस कॉइल के बीच में से उसने इधर को निकाल के रखने के लिए रखा। तो जैसे ही उसने इसके अंदर से हाथ निकाला अपना कॉइल के अंदर से चुंबक के साथ, तो उसने देखा कि यहाँ पर 0 की जगह कुछ हिली सुई। उसने कहा ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ना तो मैंने इसको टच किया इस कॉइल से, केवल इसके पास में लेकर आया तो इसके अंदर करंट आया, जबकि ये पहले रखा हुआ था उसके बिल्कुल पास में तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था डिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही मैं उसको लेके चला उसके अंदर से तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ गया। अब उसको लगा कि इसका तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो उसने इस चुंबक को थोड़ा और गति से ले जाके देखा अब क्या होता है। तो यहाँ देखा उसने करंट और भी तेज गति से सुई चली। तो उसको ये विश्वास हो गया कि इस चुंबक और इस कॉइल के साथ कुछ ऐसा संबंध स्थापित हो गया है जिसके कारण कि मैं अगर चुंबक को हिला रहा हूं तो इस कॉइल के अंदर करंट बहने लग रहा है। चुंबक को हिला रहा हूं जिसके कारण कि कॉइल के अंदर करंट बह रहा है, और यही कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात बिना किसी चीज के टच करे हुए केवल इस चुंबक के कारण इसके अंदर विद्युत प्रेरित हो रही है। इस चुंबक के कारण इसके अंदर विद्युत प्रेरित हो रही है। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उसने उल्टा भी करके देखा। फिर उसने क्या किया, अब चुंबक को यहीं रहने दिया। इन्हें कहा चुंबक को यहीं रख देते हैं। अब देखें अब भी कुछ होता है क्या। चुंबक वहीं रखी, उसने फिक्स कर दी एक स्टैंड के ऊपर। अब इसने कॉइल को ले गया इसके अंदर पूरे पार करके। जैसे ही उसने कॉइल को पार करके ले गया, देखा तो फिर डिफ्लेक्शन हुआ, फिर सुई हिल गई। इससे उसने पक्का निकाल लिया कि इस चुंबक के कारण इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो रहा है, और वो जब ही हो रहा है जबकि चुंबक चल रही है। जब चुंबक नहीं चल रही है तो नहीं हो रहा, लेकिन अब दूसरे केस में चुंबक तो नहीं चल रही थी। फिर क्या हुआ, दूसरे वाले केस में चुंबक तो चल नहीं रही थी। उसने चुंबक ही उठा के देखी थी ना, कि चुंबक उठा के देखी थी। उसने कहा चुंबक चली है तो करंट आया है, लेकिन अब के उसने चुंबक को स्थिर रखा, लेकिन इसको हिलाया फिर भी करंट आया। इसका मतलब उसने सोचा कि जो चुंबक क्षेत्र बन रहा है, उसने ये अंदाज लगाया कि भाई ये अगर मान लीजिए NS है तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चल रही हैं, तो अगर मैं चाहे इसको इधर ला रहा हूं, जैसे अगर मान लो इसको पास लेता गया तो चुंबकीय रेखाएं बढ़ती गई, जैसे जैसे पास आएंगी संख्या बढ़ती जाती है, घनत्व तो बढ़ता जाता है। कॉइल को पास में लाया तो भी नंबर इसका बढ़ता गया, लाइनों का नंबर बढ़ता गया। और इसी प्रकार जब इसको पास में लाया तो भी वही असर हुआ। यानी कि दोनों में एक ही चीज़ हो रही थी, चाहे वो चुंबक को इधर लेकर आ रहा था और चाहे वो कॉइल को उधर लेकर जा रहा था। दोनों में ही इन रेखाओं का परिवर्तन हो रहा था। इन रेखाओं का परिवर्तन का क्या मतलब है कि मान लीजिए अब इसको
कॉइल यहाँ थी, तो यहाँ कम रेखाएं रह गई क्योंकि मुड़ के बाहर निकलती चली जा रही हैं। कॉइल को और पास में लाया, ज़्यादा है, और कॉइल को पास में लाया, ज़्यादा है, इसको फिर कॉइल को निकाल के ले गया। इसका मतलब ये हुआ उसने अंदाज लगा लिया कि ये रेखाओं की जो संख्या, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है, और उन रेखाओं के परिवर्तन, संख्याओं के परिवर्तन होने के कारण ही इसके अंदर करंट पैदा हो रहा है। ये बात समझ में आ गई कि इसका जन्म कैसे हुआ इस कंसेप्ट का। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। समझ में तो आ गया होगा आपको अभी जो हमने बात की उससे, क्या है फैराडे। फैराडे सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ है जिसने पूरे जो बिजली को बनाना, और आज जो बिजली चल रही है ना, ये सब कुछ, ये सब फैराडे के सिद्धांतों से चल रही है। और फैराडे ने ही ये सारा कुछ स्टार्ट किया था। एसी कैसे बनाएंगे, एसी पहले आती नहीं थी बनानी किसी को, तो बड़े बड़े सेंटर लगे जगह जगह। इंग्लैंड के अंदर बनाए तो सब डीसी बनाते थे, इतने बड़े बड़े सेल बैटरी बनाई जाती थी, उन बैटरी से फिर गाँव को सप्लाई करते थे बिजली को। वो तो बड़ा महंगा सिस्टम था, बड़ा मुश्किल सिस्टम था। जब इसका सिद्धांत जब ये निकला विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे का, इसके बाद ही अल्टरनेट करंट बनना शुरू हुआ, और आज केवल अल्टरनेट करंट ही यूज़ हो रहा है पूरे संसार में। उस समय पहले दो भाइयों का कंपटीशन हो गया था, एक फैराडे था, एक फ्लेमिंग था, दोनों साथ साथ थे। फ्लेमिंग ने कहा कि मैं डीसी से पूरे देश वर्ल्ड में डीसी ही चल सकती है, क्योंकि डीसी में वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो मेरी डीसी ज़्यादा चलेगी। तो उस समय डीसी के बड़े बड़े प्लांट लग गए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि एसी ही उपयोगी है, और एसी को ही उपयोग करने लग गए, क्योंकि इसको पैदा करना सरल था। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि अपन ने विद्युत फ्लक्स सीखा था, तो चुंबकीय फ्लक्स होता है किसी पाश में से या सतह में से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक हमारे पास कुंडली है, ठीक है, इसके अंदर से या सतह है, दोनों कोई भी चीज़ हो, हमने अगर ये चुंबकीय रेखाएं पास हो रही हैं, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है a, ठीक है, और इसका सदिश अपन कैसे निकालते थे, याद है आपको, सरफेस के लंबवत। यह है b, तो फ्लक्स को हमेशा लिखते हैं हम फाई, कुछ भी लिख दो, एम लिख दो, फाई लिख दो, जो भी चाहो आप लिख दो, फाई। और इसको फाई का, इसकी डेफिनेशन हुई बी ए, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र जितना क्षेत्र में से, जितने क्षेत्रफल में से गुजर रहा है। ओके, अब लेकिन अगर ये क्षेत्र थोड़ा, हाँ बेटा, अगर मान लीजिए ये इस समय हमने कहा कि ये क्षेत्र मुड़ गया, और इसका जो क्षेत्र कहाँ होगा, अब इसका सदिश कहाँ होगा क्षेत्र का, इस क्षेत्र का, इसका लंबवत मतलब
थीटा मान लीजिए एंगल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं व क्षेत्र सदिश के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पहले भी याद होगा, अपन ने इसको कहा था, इंपॉर्टेंट बात है ये। अपन ने देखा कि लंबवत गुजरने वाली, अपन ने क्या कहा, लंबवत गुजरने वाली। अभी तो ये इसके लंबवत नहीं गुजर रही, तो लंबवत कब गुजरेंगी, जबकि ये होगा b cos थीटा। ये b है, लंबवत का मतलब इस n के डायरेक्शन में आनी चाहिए। n के डायरेक्शन में आपने सीख रखा है, इसको पोजीशन करना, तो क्या करते हैं, इसको यहां ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा। तो यहां फ्लक्स क्या होगा, b cos थीटा a। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। और सदिश के फॉर्म में लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ये बात क्लियर समझ में आई है नहीं आई, बताओ। क्लियर है? वैसे तो सिंपल के ऊपर पहले विद्युत क्षेत्र के लिए अपन ने बिल्कुल ऐसा कैसा पढ़ा हुआ है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में अपन केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब अपने को पता लगाना है कि अगर ये चुंबकीय फ्लक्स है फाई, तो इसकी विमा क्या होगी। विमा के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब मुझे कोई बच्चा बताए कि हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, क्यों यहाँ पे, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किसी पृष्ठ से गुजर रही हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, याद करो, कोई बहुत अपन ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा था। यदि कोई चार्ज, क्या होता था, याद है, किस में काम होता था ये, गतिमान आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश। तो यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसके अंदर कोई गतिमान आवेश हुआ होगा, इसके अंदर जब तो करंट बहेगा। अब हम यहां से अपन निकालेंगे कि इसके अंदर बल कितना लगेगा, तो इसको हम क्या लिखते थे, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना है, जब अगर ये चल रहा है इस वाले केस में थीटा कितना है, थीटा इज 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, यानी कि अगर उसके समानांतर हो। बताओ सचिन, है ना, उसके समानांतर हो जाएगा। तो अब इसकी विमा कैसे निकालेंगे, अब दोनों चीज़ मैंने सामने रख दी है, अब इसकी विमा निकाल के बताओ कोई बच्चा। एम्पियर लिख सकते हैं या कूलम लिख सकते हैं, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ml² t-2 a-1, ठीक है, इज ओके। तो ये हमारा कहलाता है फाई की विमा। और चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फाई की यूनिट कहते हैं वेबर। अब वेबर कैसे निकाल सकते हैं, अपन लिखा फाई इज इक्वल टू बी ए, इससे कैसे निकाल सकते हैं, नहीं 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 शांत, डिफाइन तो करो पहले, इसको फॉर्मूला नहीं चाहिए, इसको डिफाइन करो कि एक वेबर क्या होगी, एक वेबर, इसी से लिखो ना, इससे, हाँ, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से
गुजरने वाली कितनी, 1 टेस्ला, 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से गुजरने वाली 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र गुजरने वाला कह देते हैं। 1 वर्ग मीटर में से 1 टेस्ला फोर्स गुजरेगा। पीछे से क्या इंक्वायरी करते रहते हो? 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अगर 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र गुजरेगा तो उससे जो फ्लक्स बनेगा वो कहलाएगा 1 वेबर। किसी बच्चे को कंफ्यूजन कोई? दोबारा बोलता हूं, 1 वेबर वो फ्लक्स होगा जिसके कारण कि अगर वो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से गुजरता है, यानी कि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से गुजरता है और 1 टेस्ला, यानी बी की वैल्यू होती है 1 टेस्ला, यानी 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में से गुजरने पर 1 वेबर फ्लक्स पैदा करेगा। आई बात समझ में? चिंतित मत होना, समझ में आना चाहिए। बताओ किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आगे बेटा समझ में? अभी तो सिंपल है वैसे, कुछ अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं किया अपन ने इसके अंदर। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे। इस चैप्टर का क्वेश्चन कोई भी अच्छा बच्चे ने आज तक गलत नहीं किया होगा। आपने सुन लिया, अच्छे बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरल होता है। इतना सरल भी रखना नहीं चाहिए चैप्टर इनको। अरे मैं पढ़ा नहीं हूँ, आपके साथ पढ़ रहा हूँ, पता है आपको? हर साल मैं आपके साथ पढ़ना शुरू करता हूँ बच्चों के साथ। जो चीज़ पूछनी है पहले पूछा करो, क्लास के बाद में पूछेगा आपस में बात। यहाँ तो मुझसे पूछो ना, मैं इतने कम टाइम के लिए आता हूँ, मुझसे जितना पूछोगे इतना फ़ायदे में रहोगे। आपस में क्लास के बाद भी बात कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और लिखना चाहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा क्या है, जिससे आपको हमेशा क्लियर रहे अपन कर क्या रहे हैं। फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा क्या अभी अपन सीखा था कि जब फ्लक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, तभी ये हो सकता है। यानी फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होने के साथ, यानी इस समय फ्लक्स इतना था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। जब तक फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो ही विद्युत वाहक बल यानी कि करंट बन रहा है। अब परिवर्तन कैसे होता है, मैंने अभी बताया था आपको। क्या अगर इसको हम लाएं, इसकी ताप तेज़ गति से अगर इसको लेकर आएंगे, जितनी तेज़ गति से लाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होगा। अब होगा क्या यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान से, इस चीज़ को समझना इस चैप्टर के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। अब एक बहुत बड़ा सिद्धांत इसके अंदर जो निकाला गया वो ये निकाला गया, और जिसके आधार पे ये पूरा चैप्टर आधारित है कि किसी भी कुंडली में, ये आप लिख लो अच्छा रहेगा, या मैं बोल देता हूँ आपको, एग्जैक्टली लिख ही देता हूँ।
किसी भी कुंडली में प्रेरण के कारण पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल यानी करंट उस कारण का, ध्यान रखना जरा, उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। क्या मतलब है इसका? किसी भी कुंडली में प्रेरण के कारण पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण की विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। अब विद्युत वाहक बल किसके कारण पैदा हो रहा है? इसकी गति के कारण। इसकी गति के कारण क्या हो रहा है? इसके अंदर ये जो रेखाएं थी बढ़ रही हैं, यानी कि इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है। इस फ्लक्स बढ़ने के कारण इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, यानी करंट पैदा हुआ। लेकिन सिद्धांत क्या कह रहा है? किसी भी कुंडली में प्रेरण के कारण पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल, यानी जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ इस तरीके से, उस कारण का विरोध करता है। कारण यहाँ पे क्या है इसके पैदा होने का? इसका चलना, इसका यहाँ पे चलना और इस रेखाओं का बढ़ना, यानी कि फ्लक्स का बढ़ना। तो ये क्या करना चाह रहा है? जैसे ही बल पैदा हुआ विद्युत वाहक बल, ये कोशिश करेगा भैया इसने जो बढ़ाया है मैं इसको वापस भेजूं। मतलब मैं खुद तो आ गया, अब राजा बन गया इस जगह का, अब दूसरे को क्यों आने दूं? दोबारा समझो भाषा को क्या लिखा है। किसी भी कुंडली में प्रेरण के कारण पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल, यहाँ रुक जाओ, यानी कि इसके मोशन के कारण जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ वो क्या कर रहा है? उस कारण का विरोध करेगा। उस कारण का मतलब इसके इस दिशा में चलने को और फ्लक्स को बढ़ने को, उसका विरोध करेगा। यानी वो चाहेगा कि फ्लक्स अब कम हो जाए। फ्लक्स कम हो जाए इसका मतलब ये चाहेगा कि ये वापस जाए। फ्लक्स कम हो जाएगा मतलब ये वापस जाए। तो इसको अपने एक छोटा इसका हिंट और भी लिख सकते हैं अगर आपको सहूलियत रहेगी उससे। अर्थात प्रेरित विद्युत बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अरे कंसेप्ट समझ में आ गया? कंसेप्ट आया नहीं समझ में? बोलो बेटा आप क्या आया? दोबारा सुन लो कि ये चुंबक चूंकि इधर आई गति से, गतिमान थी, इसने इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा किया। जैसे इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, वो इस कारण का विरोध करने लगेगा जिस कारण की वो विद्युत वाहक बल बना है। कारण क्या है यहाँ पर? इसका इस दिशा में चलना और फ्लक्स का परिवर्तन होना, बढ़ना या कम होना। कम होना भी इसमें यहाँ परिवर्तन है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध। ये ध्यान रखना इसके अंदर, फ्लक्स में परिवर्तन। हाँ 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 करेगा ना, बिल्कुल करेगा। लेकिन जैसे वो विद्युत वाहक बनेगा वो इसका विरोध करना शुरू कर देगा। अब देखो पता चलेगा आगे इसको कंटिन्यूशन जोड़ के पूरी स्टोरी अभी बनेगी। वैसे शुरू हुआ है उसका हिस्सा समझाने के लिए। इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि क्या करने जा रहे हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये अगर हम कहें कि ये इसका विरोध करे, ठीक है, तो विरोध करने में कब हो सकता है? कब ये कम हो सकता है इसके अंदर फ्लक्स? जबकि नहीं, गति कम नहीं, जबकि ये दूसरे दिशा में चलने लग जाए। ये अभी तो इस दिशा में चल रहा था, इसका विरोध परिवर्तन का विरोध का मतलब क्या हुआ? अब फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, अब ये कोशिश करना चाहता है कि फ्लक्स कम हो।
क्या क्यों करेगा? जैसे रुक जाएगा खत्म। अभी समझाऊंगा उसका, इसका भी कॉइल आएगा। एक एक उदाहरण ले लें बेटा, इतनी जल्दी मत करो, वी हैव अपने पास टाइम है। तो ये विद्युत भाग अब ये चाहता है कि चुंबक इधर चली जाए, चुंबक इधर चली जाएगी तो ये आपका फ्लक्स कम हो जाएगा। अब चुंबक कैसे जाएगी इधर? जबकि यहाँ पे एक ऐसा चुंबकीय ध्रुव पैदा हो जाए जो कि इसी को पीछे फेंक सके। यानी कि अगर इधर से देख रहे हैं, हमारी आंख इधर है मान लीजिए, इधर से देखते समय, तो यहाँ पे एक नॉर्थ बन जाए इस कॉइल में, इस कॉइल के अंदर यहाँ पर नॉर्थ बन जाए। ठीक है, जब ये नॉर्थ बन जाएगा यानी कि द्विध्रुव, ये नॉर्थ होगा, इसके पीछे साउथ होगा। अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो इस नॉर्थ को धक्का देके पीछे सरकाएगा। अगर ये नॉर्थ बनता है तो करंट किस दिशा में बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इससे करंट की दिशा निकल गई, इससे निकली करंट की दिशा। हाँ, इस कारण। ये बहुत सरल भाषा में मैंने इसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश की आपको कि ये क्या हुआ है। दोबारा समझ लो इसको अच्छी तरह से। चूंकि ये चुंबक इधर डायरेक्शन में आ रही है और ये नॉर्थ पोल है यहाँ पर, और इसकी ये फ्लक्स की रेखाएं बढ़ रही थी, इस कॉइल में जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो इसके फ्लक्स के आगे बढ़ने को विरोध करेगा। विरोध करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि ये भी नॉर्थ ध्रुव बन जाए, तभी इसको अब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये नॉर्थ बन जाएगा तो इसको ये पीछे भागेगा, और पीछे करेगा तो इसकी चुंबकीय रेखाएं कम हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए। अगर ये नॉर्थ पोल बनता है तो इस समय हमने सीख रखा है कि नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इससे। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के अंदर करंट बहने लगेगा। क्लियर? अब इसका अगर क्लियर हो गया तो सेकंड चीज देखते हैं। अब ये अपनी स्थिर रखिए, अब ये कुंडली स्थिर रखिए। ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन इंटेलिजेंस की बात है। यहां से देख रहे हैं, देखना, इसको देखना बहुत जरूरी होता है। क्यों देखने की बार बार क्यों बता रहा हूं देखने की बात? क्यों? ये कुंडली के अगर इधर से देखूंगा तो ये उल्टे डायरेक्शन दिखेगा। याद है आपको मैंने बना के दिखाया था कागज पे चित्र? इधर से देखो तो क्लॉकवाइज दिखेगा, उधर से दिखेगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। देखने वाला बहुत ध्यान रखना है इसके अंदर। अब एक चुंबक चली, अब एक चुंबक यहां से चली, यहीं इसको खड़ी कर दी, चलिए चुंबक को नहीं चलाते, इसको चला यहाँ एन एस। इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको अच्छे से सोच समझ के बताना कि उत्तर देने से पहले सोच लेना। कुंडली चल रही है इस दिशा में, आपके चुंबक स्थिर है, कुंडली चल रही है, वो एक ही मतलब हुआ कि आपकी जो फ्लक्स है वो कम और ज़्यादा होगा। अब कुंडली चल रही है चुंबक की दिशा में, यहां फ्लक्स है, अब जैसे जैसे कुंडली इधर आ रही है फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। अब ये क्या कोशिश करेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा, तो इधर से देखने वाली जगह बनेगा नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल बनेगा। इधर से देखने पे, इधर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो साउथ पोल दिखेगा यहां पर। तो इधर से देखते हुए करंट किस दिशा में बहेगा, ये बताओ जरा? क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? इसलिए इस वाले प्रकरण में है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको इंटेलिजेंस चीज, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि इसके अंदर ये इधर लोग बच्चे इधर का निकाल के इधर निकाल देते हैं। वैसे किताब में दिया हुआ नहीं एस का मेथड ही तो अपन ने डिवाइस कर रखा है अपने आप, उसमें तो फ्लक्स का दे रखा है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, अपन को सिंपल मेथड है ये, इससे बिल्कुल सरल कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये आपके चुंबक जो है
ये स्थिर है और ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब तीसरी एक स्थिति और है, तीसरी एक स्थिति और है। उसने फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसने देखा कि एक तीसरी स्थिति और आ गई। उसने वो ली, कौन सी सोलेनॉइड को क्या कहते हैं, कौन सी परिनालिका, अब यहां पर हमने एक करंट बहा, ये कुंडली है लूप 1 और ये है लूप 2। अब देखो बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, अब हमने इसके अंदर धीरे धीरे यहाँ एक रोस्टेट लगा दिया। रोस्टेट जानते हो ना, करा होगा ना नाइन्थ में जिससे करंट बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लैब के अंदर करंट ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको धारा नियंत्रक। ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कॉइल के अंदर करंट को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा। करंट को बढ़ाया, करंट को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। B = क्या होता है, μ0 Ni बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जैसे जैसे अपन I बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, इस कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, पहले कम था, अब फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर अपन ने इसको I बढ़ाया, I के बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, क्योंकि B0 क्या होता है, B = μ0 Ni। एक्सपेरिमेंट में देखा फैराडे ने कि जब हमने ये किया, यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर करंट बहा, यानी इस कुंडली में करंट बहा रहे थे, इस कुंडली में करंट बहाने से इस कुंडली के अंदर भी करंट बना और यहाँ पे फटाक से एक डिफ्लेक्शन आ गया। अब इसका सिद्धांत समझ लो। जब अपन ने देखा कि इधर करंट बह रहा है इसके डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नॉर्थ किधर बनेगा, अपन ने सीखा था ना, जो नली होती है उसको हम पकड़ते हैं, जिधर फिर अंगूठा होता है उधर नॉर्थ होता है। तो ये हमारी परिनालिका है, इसको मैं पकड़ा तो नॉर्थ होगा हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये नॉर्थ। अब ये भी नॉर्थ होना पड़ेगा, जब भी तो इसको कम करेगा ये, जो इसके कारण बढ़ रहा है फ्लक्स, इसके कारण यहाँ करंट पैदा हुआ, विद्युत वाहक बल पैदा हुआ जैसे इसमें हुआ था। अब ये विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वे विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनने से, बढ़ने से लगातार यहाँ पे परिवर्तन हुआ और यहाँ पर करंट बहने लगा। अब ये करंट इसका विरोध करेगा। इसका विरोध कब कर सकता है, जबकि ये भी नॉर्थ बने, ठीक है ना। और अगर ये नॉर्थ बनता है, अगर इधर नॉर्थ हो तो करंट किधर बहेगा, सिंपल, अपना नॉर्थ इधर बन रहा है तो करंट कहाँ बहेगा, यूं। तो आप देखो कितने सरलता से करंट की दिशा निकल गई। किताब में आप पढ़ो 2 दिन तक समझ में नहीं आएगा कि करंट की दिशा कैसे निकालते हैं। क्या बोले, क्या बोले, किताब पढ़ते तो यहाँ क्या होती है, यूं नहीं, सरल मेथड्स आते हैं ना, एग्जाम में फायदा होगा आपको, नंबर अपने पूरे आने चाहिए, सिद्धांत भी क्लियर रहे और मार्क्स भी पूरे हैं, उससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्थ ध्रुव इसको विरोध करने के लिए बनेगा, इस फ्लक्स को कम करना चाहेगा ना। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था, प्राग्नली में चुंबकीय क्षेत्र था, इसको कम करना चाहेगा, और इसको कम करना चाहेगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ बनना पड़ेगा। और नॉर्थ बनने का मतलब हमने सीख ही रखा है सिद्धांत, नॉर्थ को इधर हो रहा है तो इसका मतलब करंट इधर बह रहा है, ये इधर बह रहा है करंट, यानी कि करंट की दिशा हमारी ये हो गई।
तो ये 3 उसने एक्सपेरिमेंट करे और इन 3 एक्सपेरिमेंटों से उसको ये पता चला कि करंट एक अगर हम फ्लक्स किसी जगह हम चेंज करते हैं तो दूसरी जगह फ्लक्स कैसे चेंज होता है। ये क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन इसमें? मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक पाश यानी कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर पाश ही है, इस दिशा में चल रहा है, एक पाश इस दिशा में चल रहा है, इसके अंदर करंट किस दिशा में बहेगा? विद्युत वाहक बल कब पैदा होता है? जबकि फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो यहाँ क्या फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों फ्लक्स में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ही भीतर चल रहा है। तो यहाँ रखोगे तो भी वही फ्लक्स आएगा, यहाँ पे रखोगे तो भी वही फ्लक्स आएगा, यहाँ पे रखोगे तो भी वही चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे वही चुंबकीय क्षेत्र है। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, रिमेंबर इट। अब हम ये देखते हैं कि एक आयताकार इस दिशा में आ रहा है, इसमें होगा विद्युत वाहक बल बनेगा, करंट बनेगा, किस दिशा में जाएगा? अभी आपको 3 सिद्धांत सिखा दिए, उन 3 सिद्धांतों को लागू करना है। किस दिशा में इसके अंदर करंट बनेगा? ऐसे कुछ नहीं होता, बताओ सिद्धांत समझाओ। है तो एक जना कुछ एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा और एक क्लॉकवाइज, दो में से एक तो सही है ही। सिद्धांत लगा के बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। सिद्धांत लगाओ बेटा। क्यों? हाँ हाँ सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा था, अंदर जा रहा है, इसका मतलब करंट कहाँ, किस दिशा में बना रहा है? करंट किस दिशा में बहा रहा है? अगर अंदर जाएगा, आप कागज में देखो ना अपने करके, अगर कागज में देखोगे तो आपका इधर जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण किस दिशा में होगा? सिद्धांत सीधा होता है ना, सीधे हाथ का सिद्धांत, कि ये अगर हम जिधर भी घुमाएंगे ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे है तो करंट का डायरेक्शन ये है। सीधे हाथ का सिद्धांत लगता है बहुत सीधा है। दिशा निकालने के लिए अपन ने हमें सीख रखा है सीधा सिद्धांत, सीधे हाथ का, और जब हम फोर्स निकालते हैं तो बाएं हाथ का, ये अपन सीख चुके हैं। तो इसका मैं सीधा हाथ का सिद्धांत लगाया। अपन ने इसको देखो, आपने यहाँ पे प्लेट रखी ऐसे अपने कागज में देखो, ये अगर आपने चित्र बनाया है इसको, तो अगर हम देख रहे हैं नीचे नीचे जा रहा है तो किस डायरेक्शन में बह रहा है? ये क्लॉकवाइज बह रहा है। तो यहाँ पे कहाँ बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्या करेगा? रोकेगा इसको, ये इसको रोकना चाहेगा। ये इस दिशा में करंट बह रहा है। नहीं समझ में आया तुम्हें बच्चे? दोबारा देखो, अब दूसरे तरीके से समझते हैं इसको अपन। अगर ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज, इसका ये मैं लिख दिया, इसका क्लॉकवाइज। अब चूंकि इस वाली चीज को देखना है हमें, जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसके अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यहाँ था ना ये, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये इसके अंदर आ रहा है पाश इधर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इसकी डायरेक्शन बढ़ रहा है, जो विद्युत वाहक बल इसके अंदर पैदा होगा वो किस चीज को विरोध करेगा? जिसके कारण कि ये पैदा हो रहा है। ये किस चीज के कारण पैदा हो रहा है? बढ़ने के कारण। क्या बढ़ने के लिए कारण? फ्लक्स बढ़ने के कारण। इसके अंदर फ्लक्स बढ़ने के कारण ही तो विद्युत चुंबकीय बल पैदा हो रहा है, विद्युत वाहक बल। जैसे जैसे आ रहा है ये फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, और अंदर आएगा तो और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, जब तक ये पूरा अंदर नहीं आ जाए, उसके बाद फिर जीरो हो जाएगा बढ़ना। तो इस समय जब ये अंदर आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है।
तो ये क्षेत्र ये चाहेगा कि इसके अंदर फ्लक्स कम हो जाए। भाई तुम बढ़ रहे हो, हम चाहते हैं कम हो जाए, तुम अपने वापस पहुंचो। फ्लक्स कम होने का मतलब हुआ कि करंट जिस दिशा में ये बह रहा था इसका उल्टे डायरेक्शन में बहना चाहिए। करंट जो है इसके उल्टे डायरेक्शन में बहना चाहिए, तभी तो इसको बाहर भगा पाएगा, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन तो अपना नीचे है। अभी तो फ्लक्स का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वही फ्लक्स का डायरेक्शन होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है वही फ्लक्स का डायरेक्शन है। फ्लक्स मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो कि किस क्षेत्र में से गुजर रही हैं, यही तो सीखा है ना अपन ने। तो अब ये विरोध करना चाहेगा, और विरोध करने के लिए क्या करेगा, ये अपने विपरीत दिशा में इसके अंदर करंट पैदा करेगा, अपने खुद के विपरीत, यानी कि इसको चलने नहीं देना चाहेगा। जिस डायरेक्शन में तुम बहने की कोशिश कर रहे हो करंट यहाँ पे, उसका विपरीत चलना चाहेगा। और इसको विपरीत चलने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तीसरा एग्जाम्पल और ले लो कि अगर एक ये यहां पर है, ये बाहर जा रहा है, अब बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स कम हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में इसका फ्लक्स था उसको और बढ़ाना चाहेगा वो, कि भाई बढ़ो, भागो मत, जाओ मत। जाने को भी रोकना चाहता हूं मैं और आने को भी रोकना चाहता हूं, दोनों का विरोध करना चाहता हूं। अब ये जा रहा है तो मैं कह रहा हूं नहीं नहीं तुम जाओ मत, तुम्हारा फ्लक्स बढ़ाओ, वापस मेरे क्षेत्र में आओ। और फ्लक्स बढ़ाने का मतलब इसी डायरेक्शन में करंट बहना चाहिए जिस डायरेक्शन में ये है, तभी तो फ्लक्स बढ़ेगा। ये फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये और कब बढ़ेगा, जबकि इसी डायरेक्शन के अंदर करंट बहे। तो यानी कि इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में बहेगा। ये 5 या 6 बार आ चुका है चित्र का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी है ये, और एग्जाम में बहुत बार आया है। अलग अलग शेप्स आ जाती हैं कोई भी बना के, लेकिन ये बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ये बात समझ में आ गई तो आगे चलें। किसी बच्चे को कुछ नहीं आया समझ में, दोबारा भी समझा सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसा मत बिल्कुल सोचना कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो दूसरा क्षेत्र है उसको कम करना चाहेगा। अब फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको रोक के उसको बढ़ाना चाहेगा। एक सिंपल सी बात है कि अगर उसका यहाँ नॉर्थ पोल से इधर से आ रहा है फ्लक्स बढ़ता हुआ, तो इसको वापस भगाने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना पड़ेगा। इस प्रकार हमने यहाँ देखा था कि अगर ये जब इसकी तरफ आ रहा था तो नॉर्थ बढ़ता जा रहा था, तो इस वाले क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ बढ़ेगा, और इधर देखेंगे तो साउथ बन जाएगा, जिससे कि इसका विरोध कर सके। यहाँ बढ़ता हुआ, जहाँ पर भी बढ़ता हुआ फ्लक्स था वहाँ कम हो सके, और जहाँ कम होता हुआ फ्लक्स था वो बढ़ सके। ये बेसिक सिद्धांत है। इतनी देर तक अपन ने जो 40 मिनट बात की है वो इसके केवल इसी सिद्धांत पे बात की है। अब अपन देखते हैं कि गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है। गतिक मतलब मोशनल, मोशन से, यानी अपन ये जो चल रहा है ना, मोशन अपन ने किया, ये इससे विद्युत वाहक बल पैदा कैसे होता है एक्चुअल में। ये तो अपन ने कह दिया होता है तो बात कर रहे हैं अपन इतनी देर से, लेकिन कैसे होता है। विद्युत और वैद्युत में फर्क आता है ना, क्या होता है बताया कोई बच्चा, कोई बच्चा खड़ा हो बताया कि विद्युत और वैद्युत में क्या फर्क है। कभी मैं विद्युत लिख देता हूँ, कभी वैद्युत लिख देता हूँ, बताओ। बताया था वो पहले, मैंने एक बार याद करो, जब सबसे पहले मैं आया था यहाँ पढ़ाने, फर्स्ट डे की बात है, फर्स्ट डे या सेकंड डे की बात है, जब मैंने आपको बताया था उस समय। बताओ विद्युत और वैद्युत में क्या फ़र्क है, बताओ। इतने होशियार बच्चे बैठे हैं। विद्युत माने जो आवेश से बन रहा है वो विद्युत, और वैद्युत क्या है, उससे उत्पन्न प्रभाव। विद्युत से उत्पन्न प्रभाव वैद्युत, विद्युत से उत्पन्न प्रभाव जो होते हैं वो वैद्युत कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। वैद्युत चुंबकीय क्या, हाँ यस। तो जो भी विद्युत का प्रभाव है उसको कहते हैं वैद्युत। अब अपन तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें सीख लेते हैं कि ईएमएफ का सिद्धांत क्या होता है।
पहला सिद्धांत होता है, अब तो अपन सीख ही गए हैं, कि जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है, यानी कि जिसको हम ई लिखते हैं, वो फ्लक्स के टाइम के हिसाब से होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, और सिंपल अपन उस दिन एक सीखा था सिद्धांत, आपको याद है, अपन इसकी दिशा निकालने के लिए क्या बात कर रहे थे, आपने कहा था कौन से, मैंने कहा था अगले चैप्टर में आ जाएगा। इसकी दिशा कैसे निकलेगी, लेंस का सिद्धांत क्या था, अपन ने जो भी पढ़ते रहे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह पैदा हुआ है। जो साधारणतः आज के बच्चे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब विरोध करेगा, किस चीज़ का विरोध करेगा, चेंज इन फ्लक्स का, यानी जो फ्लक्स के अंदर परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, बार बार बात कर रहे हैं फ्लक्स के चेंज होने से, तो फ्लक्स के चेंज को विरोध करेगा। यही बात अपन ने सारा सीखा भी डायग्राम्स बना बना के। तो इसका जो दिशा होगी इसको क्या कहेंगे, अगर हम लिखेंगे तो माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स के परिवर्तन को, जो फ्लक्स का समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करता है। ओके, और मान लो n कुंडलियां हो तो माइनस n डी फाई बाई डी टी। ये अपने को कंठस्थ याद रहना चाहिए पूरे चैप्टर जब तक पढ़ो, बाद में रट जाएगा अपने आप पढ़ते पढ़ते। अपन आप आ रहे हैं गतिक वैद्युत बल। गतिक अपन ने कह तो दिया ये सबसे हो रहा है पैदा, अब कैसे हो रहा है पैदा इस चीज़ को अपन को समझना है। इसको समझने के लिए अपन एक तार ले लेते हैं, जो कि एक खुला हुआ यू तरह का तार है। ठीक है, और इस तार के ऊपर हम एक दूसरा मोटा सा तार थोड़ा सा वो चलाते हैं। चलायमान तार जिसका प्रतिरोध R है, कम ज़्यादा बेटा भी देखेंगे। ठीक है, और इसको हम इस दिशा में ले जा रहे हैं।
ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो इसका मतलब आपकी किताब अगर आप अपने पन्ने में देखोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये मान लीजिए v गति से जा रहा है। ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस x है। अगर ये इधर v होता तो x पॉजिटिव होता। अब चूंकि जैसे इधर आ रहे हैं x की वैल्यू कम होती जा रही है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी होगा, जानते हो ना, क्योंकि x कम हो रहा है। जैसे जैसे v इधर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, जैसे जैसे तार v की दिशा में जा रहा है, x कम हो रहा है। इसलिए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, या डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी। इस स्थिति पे क्षेत्रफल क्या है? पाश का क्षेत्रफल कितना हुआ? बताओ। इस स्थिति में अब ये देखना है अपने को कि ये अगर हम तार को इधर लेके आते हैं, v की दिशा में लेके आते हैं, तो क्या हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है। अगर हम यहाँ तार यहाँ ले आएंगे तो फ्लक्स इतना ही रह जाएगा। ये दिख रहा है, लाइन इतनी दिख जाएगी, कम हो गया। तो जैसे जैसे हम इस दिशा में इसको लेकर आ रहे हैं तो फ्लक्स में कमी आ रही है। इस बात को किसी के मन में वो डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ, सारा चालक है, सब चालक हैं ये। ठीक है, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पर क्या हो गया? बी ए क्या है? एल इंटू एक्स, ठीक है। इसलिए डी फाई बाई डी टी, अपने डी फाई बाई डी टी निकालना है ना, इसका परिमाण निकालने के लिए। सो डी फाई बाई डी टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ बी और एल कांस्टेंट है, एल तो कांस्टेंट है, एक्स परिवर्तन हो रहा है केवल, और बी भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। केवल फ्लक्स चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा। इसको हमने लिखा बी इंटू एल डी एक्स बाई, अब डी एक्स बाई डी टी क्या हुआ? माइनस बी एल वी। ये आ गया हमारा इसका परिमाण, ई आ गया, यानी ये क्या आ गया हमारे पास? ईएमएफ का परिमाण। और दिशा के साथ अगर हम लिखते हैं तो बी एल वी। क्यों? क्योंकि माइनस वी इस दिशा में चल रहा है। अगर हम लिखेंगे ना
अपन लिखा माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, इसको एक स्टेप ज़्यादा लिखने पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा। क्या है फार्मूला, क्या दिया हुआ है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी फाई बाई डी टी अपन ने निकाला था यहाँ पे भी, माइनस बी एल वी, ठीक है। इसलिए ये किसी को कुछ समझने में दिक्कत हो, समझाने में कुछ मन, ये चीज़ सीख लो, क्योंकि यही चीज़ है जो पूरे इस चैप्टर की सार है। पहली चीज़ तो ये हुई इसके अंदर। अब दूसरी चीज़ क्या हुई, ये तो आपका ईएमएफ डेवलप हुआ। अब इसका करंट की दिशा क्या है, विद्युत धारा की दिशा, ये तो अपन ने निकाल लिया कि ये इसके अंदर ईएमएफ होगा। करंट की दिशा, धारा की दिशा बताओ जरा कैसे निकालेगी। बताओ, 4 5 6 बार कर चुके हैं धारा की दिशा। क्लॉकवाइज कैसे निकाला, इसका एक सिद्धांत होता है, इसका एक सिद्धांत याद रख लो। फ्लेमिंग का सिद्धांत। सर मैं 10 मिनट लूंगा केवल मैं। फ्लेमिंग का सिद्धांत। अब फ्लेमिंग का सिद्धांत क्या होता है, सीधे हाथ का होगा, करंट की दिशा इतनी बार सिखा चुका हूँ, जब भी कोई दिशा निकालने की चीज़ होती है हमेशा सीधे हाथ की बात करते हैं, बल निकालने की बात होती है तो हमेशा बाएं हाथ की बात करते हैं। कितनी बार बार इसको मैं आपके मन में बैठाने की कोशिश करता हूँ, ये गलती मत करना कभी भी। ये फ्लेमिंग का सीधे हाथ का सिद्धांत होता है। सीधे हाथ हमारा ये है, हमेशा अपन क्या करते हैं, इसको तो चुंबकीय क्षेत्र मानते हैं, पहली उंगली को हमेशा चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है। इसको गति, जहाँ फोर्स था वहाँ गति, जहाँ पहले बल मानते हैं ना इसको गति। फोर्स और गति बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका मतलब फोर्स और वेलोसिटी को एक ही डायरेक्शन मान लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये करंट का डायरेक्शन है। ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये करंट का डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, और ये गति, चुंबकीय क्षेत्र और करंट का डायरेक्शन। अब यहाँ देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, गति किधर हो रही है, इधर, ये रही, ये गति हो रही है, ये देखो गति, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, गति इधर है, तो करंट किधर बहेगा, इधर। यानी कि ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या समझ में आया बताओ। फ्लेमिंग का नियम क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो। हाँ, गति, ठीक है, और करंट। तो अब चित्र, अब देखो अपने कागज़ पे देखो, अपने जो वो है आपने बना रखा होगा ना डायग्राम, उसके हिसाब से देखो इसको करके। ये चुंबकीय क्षेत्र है, नीचे जा रहा है, गति किधर है, इधर है, तो आपका करंट किधर बहा, इधर बहा है, सीधा सिंपल, कोई दिक्कत। फ्लेमिंग का सिद्धांत निकल गया, तो करंट यहां पे आ गया। अब तीसरी बात, अब याद करो जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, यदि कोई कंडक्टर किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यानी कि अगर ये वाला तार, यानी ये वाला चालक, याद है अपन ने चालक क्या था कि चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है, सारा इसी में अपन ने स्टडी करा था पिछली बार। चालक अगर चुंबक चल रहा है तो उस चालक पे एक बल लगेगा, ठीक है। इसका तीसरी चीज क्या हुई, चालक चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत चल रहा है, वह उसमें करंट बह रहा है। अतः उस पर बल लगेगा। बल का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस और कौन सा सिद्धांत लगता था दिशा निकालने का इसका? बाएं हाथ का? किसका? बाएं हाथ का। दिशा बाएं हाथ के सिद्धांत से निकलेगी। पहले इतनी बार निकाला है हम लोगों ने बाएं हाथ के सिद्धांत। मैं इसको दोहरा रहा हूं जिससे कि ये आपको दोबारा याद हो जाए। अब ले लो ये वाला, ये फोर्स, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये करंट सेम है। ये तो जो इधर थे वो यहाँ पे डेजिग्नेशन है। ये तो है अपना बल, चुंबकीय क्षेत्र और करंट। अब देखो जरा, करंट कहाँ है? यहाँ पे करंट कहाँ है? नीचे। तो करंट हमारा ये है, नीचे है। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है? बाहर की तरफ। करके देखो, देखो लड़कियों को तो हाथ जल्दी से आसानी से मुड़ जाना चाहिए। अरे देखो ना इतना सरल, मेरा देखो हाथ कितना आसानी से मैंने मोड़ रखा है, आपके सामने मोड़ रखा है। ये बहुत आना चाहिए, जरूरी है। ये ऊपर कैसे तुम्हारा पहुंचा? उंगली ऊपर कैसे पहुंच गई? नीचे। सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र का है ना, उसकी उंगली उधर देखो। सबसे पहले इस उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा करो, उससे सरल हो जाएगा सारा। पहले इसको आपने, अगर आपकी जो किताब ये है ना, देखो ये आपकी इसमें कॉपी में दिख रहा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे है और करंट इधर है। आपके डायग्राम बना रखा होगा ना, करंट इधर है आपके, तो फोर्स इधर की तरफ निकला, बाहर की तरफ। अर्थात यहां पर एक बल लगेगा। अब ये दिक्कत आ गई कि ये तो हम इसको इस वेलोसिटी से यहां ले जाना चाहते हैं और इधर इसको बल इधर लग रहा है, ये इसको वापस खींचना चाह रहा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? बल इस दिशा में लग रहा है, अपन इसको वेलोसिटी इस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? F जो है तार को बाहर की ओर खींच रहा है, हम v गति से ले जाना चाहते हैं दूसरी दिशा में, v गति से दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये कब संभव है? जबकि हम कम से कम इस बल के बराबर, इस बल को काउंटर करने के लिए यहां पे कार्य करें। यह जब भी संभव है, यह तब ही संभव है जबकि F के बराबर प्रभाव वाला कार्य तार पर किया जाए। समझ में आई बात? अब देखो जरा, F क्या है यहां पर? I B।
आई क्या है, EMF अपॉन R, R इसका अपन रेजिस्टेंस दे रखा है तार का, EMF अपॉन R। अब बताओ F कितना हो गया, I की वैल्यू रख दी ELB अपॉन R, यानी ये फोर्स की वैल्यू इतनी है, तो इतना अपने को कम से कम कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल इंटू, अब F निकालो ना इसका पहले, ये तो I का मान आ गया ना, I इज इक्वल टू ELB अपॉन R, F कितना हुआ, F क्या होता है, अभी निकाला था ना, लिखा था आपने F इज इक्वल टू ILB। अब I यहाँ पे रख दो, I की वैल्यू कितना हो गया, I की वैल्यू रखो ELB अपॉन R इंटू LB इज इक्वल टू EL स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन इस फोर्स के का कार्य बराबर कार्य करना है अपने को, इसलिए कार्य कितना होगा, इसलिए कितना कार्य करना पड़ेगा, बल इंटू दूरी, बल हमारा कितना आ गया, EL स्क्वायर B स्क्वायर R। अब बताओ ज़रा मुझे दूरी क्या है, गति से निकालो ना, गति से, गति दी हुई है ना आपको, कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी, सिंपल। अब दूरी क्या होनी है ये पता लगाना है अपने को, दूरी अगर नहीं पता लगा सकते तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। ये देखो ना, सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कहीं भी अपन ने हर जगह लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें अपने को करनी है, क्या नहीं करनी है, उसके बाद आप ये कह रहे हो। x क्या होगा, x dx बाई dt क्या है, dx बाई dt v है। अब बताओ dx बाई dt स्क्वायर, देखो अपन ने I का मान इसमें रखा ILB अपॉन R इंटू LB, तो अपना क्या आ गया, E स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R। कार्य जो है बल इंटू दूरी, यानी कि इतना बल जो लग रहा है ये कितनी दूरी के लिए लग रहा है, बस ये बताओ मुझे, इतनी छोटी सिंपल सी बात, इसको अपन जो धकेलना पड़ रहा है। अच्छा चलो इसको एक बार और लगा लो, पहले इससे पहले क्या लगाओ कि शक्ति कितनी लगेगी, शक्ति निकाल लो पहले, बल से पहले उसका वर्क से पहले शक्ति निकाल लो, पहले शक्ति निकालो। चलो शक्ति जानते हो क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। अब बताओ जरा, अब आपको हिंट मिल गया, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का मतलब हो गया कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी अपॉन टाइम, दूरी अपॉन टाइम क्या हुआ, v, यानी कि बल इंटू v। बल कितना था, EL स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R, ये आपका आ गई शक्ति। आइए नहीं आई शक्ति, बताओ
किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना शक्ति कैसे निकाली। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य इज इक्वल टू बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी अपॉन टाइम, दूरी अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो बल इंटू वेलोसिटी, ये बल निकाला था, उसको वेलोसिटी से गुणा कर दिया, इतना सा काम किया और कुछ नहीं किया। अब बताओ ये सही है गलत? बेसिक चीज बताओ, मूल चीज इसके अंदर भूल हो रही है क्या नहीं? आई इज इक्वल टू क्या था? यहाँ से देखो दोबारा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि आपका ये वाला फार्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आई इज इक्वल टू क्या था? ई एम एफ, यानी कि ई अपॉन आर। इसको यहाँ पे लिखो, इस फार्मूले से सारा पकड़ में आएगा आपको। तो आई क्या हो गया यहाँ पर? ई अपॉन आर। और अपन ने फिर कैसे लिखा? ई एल बी अपॉन आर कैसे आया? क्योंकि अपन यहाँ पर ये एफ आएगा, या अगर एफ आएगा तो फिर ई कैसे आया? आई का मान क्या है? ई अपॉन आर। सो दिस अपॉन आर, ये आई है, तो ये क्या हुआ? पता नहीं आया, रुक जाओ, इसको यहाँ से दोबारा आपको दिखाना पड़ेगा। पहले एक सिद्धांत समझ लो कि x क्या होगा। यहाँ पे जो दूरी की बात कर रहे हैं ना अपन, सबसे पहले दूरी समझ लो। दूरी का मतलब ये जितनी भी दूरी चलेगा t समय में, जितनी भी दूरी चलेगा, यानी कि हमें dx बाई dt, इसका मतलब कोई भी अगर हम इसके अंदर दूरी मान लेंगे, क्योंकि हम ये दूरी मानेंगे dx और दूसरा मानेंगे dt, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? वही v की वैल्यू आएगी। चाहे हम dx बाई dt लिखेंगे, चाहे x बाई t लिखेंगे, दोनों बराबर आएंगी। इसलिए हम जहाँ दूरी की बात कर रहे हैं वहाँ दूरी हम चाहे dx यहाँ की लिख लें, यहाँ की लिख लें, वहाँ की लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है। ये लिख लो पहले सिद्धांत, क्योंकि ये इसी कारण सारा कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगा कि अपन कोई भी बिंदु, यानी कि इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी जगह चुन सकते हैं जिस जगह हम लोगों को डिस्टेंस लेना है, जिसके आधार पे हम उसकी गति निकाल रहे हैं। अब इसको देखो, दो लाइन का एक पूरा अब बताओ, चलो अब दोबारा चलो। ई एम एफ इजिकल टू क्या होगा? सबसे पहले तो ई एम एफ निकालना है ना अपने को। ई एम एफ क्या होगा? ई एम एफ बोलो, माइनस डी फाई बाई डी टी। हमको क्या निकालना था कि जितना एफ है, इस एफ को काउंटर करने के लिए कितना कार्य करना है, कितना बल लगाना है। कार्य करने की जगह निकाल लो आप कितना बल लगाना है। क्वेश्चन ये है, एफ को काउंटर करने के लिए कितना बल लगाना है। बिल्कुल उल्टा चलो इसको। अब बताओ बल क्या होता है? कितना होगा? कितना बल लगेगा? बल क्या क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ, अभी तो सीखा था आपने, 2 मिनट पहले तो लिखा है अपन ने, आपकी कॉपी में लिखा होगा, उसको लिखो। आई एल बी तो फोर्स हुआ। काउंटर करने वाला बल, यानी कि जितना बल इधर लग रहा है इस v के कारण, v के कारण कितना बल लग रहा है, और f के कारण, f जो निकल रहा था v के कारण वो कितना है? f इज इक्वल टू v
सब बेकार हो गया। अगर किसी वेलोसिटी के कारण हम निकालते हैं तो क्या होता है, एफ आई एल भी तो करंट के कारण हो रहा है। क्यू वी भी किसके कारण होता है, सब भूल गए। आप पहले चैप्टर निकालो पूरा पुराना वाला। इतनी छोटी चीज, इस चीज को यहां तक पहुंचने के बाद अब केवल एक लाइन तो लिखनी है, केवल एक लाइन, सिंगल वन लाइन का आंसर है इसका। इसका आंसर एक लाइन में है, केवल इतना बता सकता हूं बस आपको। बताओ सचिन, आई क्या होगा? हाँ ठीक है, आई बताओ। आई इज इक्वल टू ई ए बाई आर। पहले आई निकाल लो, आई क्या होगा, पहले आई निकाल के बताओ। आई इज ई एम एफ अपॉन आर, और ई एम एफ क्या है, बी एल वी। आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर, ई एम एफ क्या है, बी एल वी, ठीक है। इसलिए आई कितना हुआ, अब बताओ, ये स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट एफ क्या होगा, एफ क्या होता है, आई एल बी। आई क्या है, बी एल बी, क्या लिख रहे हैं अपन, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ठीक है। अब बताओ पावर कितनी लगेगी, शक्ति, शक्ति कितनी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, कार्य करने की दर, कार्य की दर, कार्य अपॉन टी। कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, बल इंटू दूरी अपॉन टी, दूरी अपॉन टी होती है वेलोसिटी। तो ये हो गया बल इंटू वेलोसिटी। बल क्या निकाला आपने, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि हमको कितनी शक्ति लगानी पड़ेगी, इतनी शक्ति लगाएंगे तब हम इस वेलोसिटी से इस तार को आगे सरका सकेंगे। समझ में आई कुछ बात? अब उसके बाद दोबारा जल्दी इससे इसको रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में। सबसे पहले हमने देखा था कि इस चुंबक, इस वाले तार को हमने सरकाया इधर। अब इसको ध्यान से देख लेना एक बार। इस तार को हमने सरकाया, इसके कारण इस चुंबकीय क्षेत्र में कमी आई, यानी कि फ्लक्स में कमी आई। इस फ्लक्स में कमी आने की दर के कारण इसके अंदर ईएमएफ पैदा हुआ। ईएमएफ पैदा हुआ मतलब करंट पैदा हुआ। इस करंट की दिशा हमने सीधे हाथ के सिद्धांत से, फ्लेमिंग के सीधे हाथ के सिद्धांत से इसके करंट की दिशा निकाल ली। इस करंट की दिशा के कारण, इस करंट की दिशा के कारण इसके अंदर इस तार पे एक बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वो तार हो गया, वो चालक हो गया जिसमें एक करंट बह रहा है और जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है। इसके ऊपर एक बल लगेगा। इस बल की मात्रा हमने निकाल ली कि F इस दिशा में निकलेगा और F की वैल्यू होगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। यानी कि हमको इधर कम से कम इतना बल लगाना पड़ेगा, कम से कम, तब कि जबकि हम इसको तार को सरका सकें। अगर हम इतना बल नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो ये तार वहीं रह जाएगा और जो ईएमएफ पैदा हो रहा था वो, यानी कि क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि अगर हमारे पास जो हमने ये फोर्स निकाला था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, वो फोर्स उतने शक्ति के लिए आवश्यक बराबर आ रहा है जो कि v के लिए है, तो क्या ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फिर वो तार मूव ही नहीं करेगा। जब तार को मूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी कि अगर इसके लिए आवश्यक ये जो बल है और इस गति को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शक्ति है वो दोनों अगर बराबर हो गए, ये दोनों बल बराबर हो गए, तो ये तार यहीं रह जाएगा। और ये तार यहीं रह जाएगा तो ईएमएफ जो पैदा हो रहा था वो बंद हो जाएगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन आ रहा था गैल्वेनोमीटर में वो पुनः शून्य हो जाएगा। अर्थात एक बात जो कंक्लूजन हम कर सकते हैं वो ये कि ईएमएफ इस चैप्टर में जब भी पैदा हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं फ्लक्स के चेंज होने की, यानी कि चालक के चलने की, यानी कि चुंबक के चलने की,
यानी कि दोनों के सापेक्ष गति होने की। अगर दोनों के बीच में सापेक्ष गति नहीं है तो ईएमएफ पैदा नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जो हमने देखा था कि केवल चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अगर कोई पाश को हम घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्योंकि हर जगह बराबर रहेगा, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ चुंबकीय लाइन, चुंबकीय लाइनों की कुल संख्या जो एक क्षेत्र में से जा रही है वो फ्लक्स है। तो इसके अंदर जो जितनी भी रेखाएं जा रही हैं वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, जब तक कि वो इस बाउंड्री को क्रॉस ना करने लग जाए। जिसके लिए कि हमने एक डायग्राम बना के सीखा था कि अगर एक बाउंड्री के अंदर आता है तो क्या प्रभाव होता है, उस बाउंड्री से बाहर जाता है तो उस पर क्या प्रभाव होता है। अब बताओ इसमें कोई भी कन्फ्यूजन किसी को, कोई मन में जानकारी करने की इच्छा हो कि भाई इस चीज़ को कर लें तो अपने को, तो इसको अब एक सरल रूप में हम कह सकते हैं कि एक सर्किट है ये, मान लीजिए इसको इस सर्किट जैसा बना लो, तो ये क्या सर्किट बनेगा, ये आर तो इसका रेजिस्टेंस हो गया, करंट किधर बह रहा है, इधर, इसका मतलब ये माइनस ये पॉजिटिव, इसको इस सर्किट के रूप में देख सकते हो। ये तार था, इसका रेजिस्टेंस आर लिख दिया, क्योंकि करंट इस दिशा में बह रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। और इस सर्किट का ये पूरा का पूरा एनालिसिस अब हम जो करेंगे, अब जो चैप्टर में आगे करेंगे वो इस सर्किट के रूप में करेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल सर्किट है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, केवल सिंपल, इससे सर्किट तो कोई सिंपल होता नहीं, केवल रेजिस्टेंस लगा वाला। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर साइमल्टेनियस ये फोर्स लगता है, ये फोर्स इस तार को वापस ले जाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो फ्लक्स कम हो रहा था वो वापस बढ़ जाए, जो फ्लक्स कम हो रहा था वो वापस बढ़ जाए। और यही हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का बेसिक सिद्धांत है। लेकिन पिछले वाले जो फार्मूले हैं थोड़े बहुत तो याद रखा करो। अब ये बता दो जरा कि F इजिकल टू आई क्रॉस एल बी कब लगता है, और F इजिकल टू क्यू क्रॉस चालक होता है तो उसके अंदर करंट बह रहा होता है, इसलिए अपन ILB वाला लगाते हैं। और चूंकि जब केवल चार्ज होता है, केवल आवेश होता है, तो एक गति से चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या लगाते हैं QVB। दोनों का फर्क हमेशा याद रहना चाहिए। QVB लगता है चार्ज के लिए, और जब कंडक्टर होता है ILB, IL क्रॉस B।